हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा आज की एकदम सुपर क्लास यहाँ पर लेके आए हैं। तो बेटा साइंस की यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स को। देखिए इससे पहले हम केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं माय डियर। अब हम यहाँ पर अपने केमिस्ट्री से नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे। साइंस का यहाँ पर तो कौन सा पार्ट है? साइंस का पार्ट है यहाँ पर फिजिक्स। तो बेटा फिजिक्स को समझेंगे एकदम नए अंदाज में, बिंदास तरीके से यहाँ पर एक एक बात को खंड खंड करके बताकर जाऊंगा। बेटा ध्यान से इस वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। सभी बच्चे की फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को कैसे पढ़ने और फिजिक्स का पहला चैप्टर को कैसे समझें, फिजिक्स का यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन पहले आपका हम क्लियर कराएंगे, फिर उसके बाद में चैप्टर में एंटर करेंगे, फिर एक एक करके बेटा प्रत्येक टॉपिक पर डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बने रहेंगे बेटा सभी स्टूडेंट इस क्लास में और देखेंगे यहाँ पर आज की एकदम सुपर क्लास होने वाली है। बेटा आप सभी को पता है हमने पूरा केमिस्ट्री साइंस के पूरा केमिस्ट्री वाले पार्ट को बेटा फिनिश कर दिया है भाई। अब आज का जो हमारा लेक्चर होगा इससे पूरा केमिस्ट्री को बेटा क्या कर लिए हैं, फिनिश कर लिए हैं। ठीक, केमिस्ट्री वाले पार्ट को पूरा फिनिश कर दिए हैं। अब आज का जो हमारा बेटा पार्ट है यहाँ पर वो है कौन सा? तो मेरे भाई फिजिक्स। ध्यान से समझेंगे, एक एक बात पर डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फिजिक्स के कितने भाग होते हैं, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं। ठीक बेटा याद करो वो दिन जिस दिन मैंने बेटा आपको फिजिक्स पढ़ाया था और फिजिक्स के भाग और फिजिक्स के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया था भाई। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से समझना बाबू, नजर सामने होनी चाहिए सभी स्टूडेंट की। सभी बच्चे जानते हैं सर फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, तो सभी बच्चों को पता है फिजिक्स किसे कहते हैं। एकदम डिटेल के साथ तो नहीं, यहाँ पर मैं डिटेल के साथ तो बेटा मैं लेक्चर पूरा दे चुका हूँ फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, और उसमें बता चुका हूँ पूरा एकदम सीक्वेंस से कि फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स के पार्ट कितने होते हैं, इनके फादर कौन होते हैं। लेकिन हम जब फिजिक्स के पार्ट में अपने साइंस के फिजिक्स वाले पार्ट में जब एंटर कर रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यहाँ पर समझ लेते हैं। कुछ इस तरह देखेंगे बाबू। देखिए फिजिक्स को सभी स्टूडेंट जानते हैं क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स क्या होती है बेटा? जो यहाँ पर प्रकृति में घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं का अध्ययन और उनके कारणों का अध्ययन जो हम यहाँ पर करते हैं उसी क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। एकदम सिंपल बात। तो क्या कहेंगे, प्राकृतिक घटनाओं और उनके कारणों का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक कौन सा होता है तो भाई एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स ओके, और दूसरा होता है बेटा मॉडर्न फिजिक्स। जिस किसी स्टूडेंट ने अगर फिजिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो मेरे भाई चले जाइए गर्मा क्लासेस 9th 10th वाले चैनल पर, पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन साइंस से रिलेटेड पढ़ा हुआ है। आप वहां पर जाके क्रम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पूरा समझ में आएगा, यकीन के साथ कह सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जितना समझ में आए उतना समझना, लेकिन फिजिक्स के बारे में बेटा यहाँ पर शॉर्ट बता रहा हूँ। पहले जब हम चैप्टर में बढ़ेंगे तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल उसका पहले बेसिक फंडामेंटल समझेंगे चैप्टर का। ओके, तो समझिए यहाँ पर क्या बोले हम, एक तो क्लासिकल फिजिक्स होती है और एक होती है कौन सी मेरे बेटा, एक होती है ये मॉडर्न फिजिक्स। अब यहाँ पर हमने बताया था कि फिजिक्स के कौन फादर थे, तो याद रखना सभी बच्चे फिजिक्स के फादर कौन थे। तो ये आपको जवाब देना है सर, फिजिक्स के फादर कौन थे, मैक्स प्लांक। कौन थे माय डियर, मैक्स प्लांक। क्लासिकल फिजिक्स के, तो क्लासिकल फिजिक्स के भी मैक्स प्लांक थे। ओके, आपसे पूछा जाए कि क्लासिकल फिजिक्स के फादर कौन थे तो मैक्स प्लांक, मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन थे मेरे भाई, तो ये याद रखना अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन सारी चीजों को अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन सारी चीजों को बेटा मैं सीक्वेंस में पूरा डिटेल के साथ आपको समझाया हुआ हूं। आप जाएंगे गरिमा क्लासेस 9th and 10th वाले चैनल पर, पूरा वीडियोज क्रम से पढ़े हुई हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके हार्ड कॉन्सेप्ट तक, और प्रत्येक चैप्टर का उसमें सीक्वेंस से पढ़ा हुआ है। केमिस्ट्री वाले भाग को हम पूरा कंप्लीट करके आ गए हैं, आप फिजिक्स वाले भाग को कंप्लीट करेंगे और फिर उसी तरह बेटा हम अपने बायोलॉजी वाले भाग को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए भाई आज की क्लास को एकदम सुपर बनाते हैं, एकदम स्मार्ट तरीके से। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स में वो कौन सा है, प्रकाश वाला। प्रकाश वाला यहाँ पर समझेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तरह मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ लगन से, वही उसी तरह लगन के साथ आप भी अपनी मेहनत करते रहिए, जिससे कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में सुपर मार्किंग करके लाएं, सुपर नंबर लेके आए, जिससे आपका रिजल्ट 90+ होना चाहिए। ठीक है, 90+, 95+ होना चाहिए भाई। तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, चैप्टर नंबर याद रखेंगे, ये आपकी साइंस का 9वां चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है माय डियर, तो 9वां चैप्टर है। पहले हम केमिस्ट्री के चैप्टर सारे क्लोज कर लिए, मतलब पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। अब हमारा फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है भाई, तो 9वां आपकी साइंस के हिसाब से, लेकिन मेरे फिजिक्स के हिसाब से यहाँ पर कौन सा है, तो पहला है। ठीक, अब यहाँ से ध्यान से समझोगे इस चैप्टर का पार्ट नंबर कौन सा है, तो 1 है। इस पार्ट 1 में बड़े अच्छे से बने रहना, क्योंकि आपको पता है जब चैप्टर की पहली वीडियो आती है तो उसमें पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन कराया जाता है चैप्टर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में,
पूरा सीक्वेंस से बताया जाता है। इसलिए सभी बच्चों से कहना होगा कि आप सीक्वेंस मतलब क्रम से जरूर देखा करें वीडियोस को, और पार्ट 1 को तो पूरा जरूर देखें भाई, ठीक। तो शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को देखा करें सभी स्टूडेंट। चलिए तो आज अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेटा यहाँ पर आज का हमारा पहला टॉपिक कौन सा है मेरे भाई, यहाँ पर सब बच्चों को पता है कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है बेटा, फिजिक्स का, क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बड़े ध्यान से समझना माय डियर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को मैं पूरा डिटेल से आपका लेके आया हुआ हूँ, नजर सामने होनी चाहिए और एक एक पॉइंट को बारी बारी से समझना। नजर सामने बेटा तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो भाई प्रकाश का परावर्तन आखिर में है क्या, थोड़ा सा ध्यान से समझें। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर एक बात आती है कि सर प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो आप सबको पता है कि प्रकाश मतलब इंग्लिश में बोले तो लाइट, इंग्लिश में बोले तो लाइट, ओके। अब इतना आपको पता होगा कि बिना प्रकाश के ना तो हम देख सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं, ठीक। तो जब तक हमें दिखाई भी नहीं देगा तब तक हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो प्रकाश का होना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से हम देख पा रहे हैं चीजों को और हम जो करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं। तो क्या होता है यहाँ पर समझेंगे, प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है बेटा, तो ऊर्जा है जो हमारे देखने में क्या करती है, मदद करती है। एकदम सिंपल बात, ओके, जो हमारे देखने में मदद करती है, ये बात आप याद रखना, मदद करती है, जो हमारे देखने में मदद करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। एकदम सिंपल बात। तो क्या जवाब देंगे आप सभी स्टूडेंट कि सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे देखने में मदद करती है और जिससे मिलकर पूरा गैलेक्सी बना हुआ है, मतलब ब्रह्मांड बना हुआ है, ओके। बिना ऊर्जा के बेटा गैलेक्सी ही डेवलपमेंट नहीं हो सकता, बिना ऊर्जा के तो ब्रह्मांड का निर्माण भी नहीं हुआ है, ठीक। तो याद रखेंगे पूरा ब्रह्मांड इस ऊर्जा से ही मिलकर बना हुआ है। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोले, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है जो हमारे देखने में मदद करती है। अब आपको हम बताएं यहाँ पर, जैसे आपसे पूछा जाए कि बेटा आप अपनी एक हथेली लो, दूसरी हथेली लिए लो और दोनों हथेलियों को आपस में लाओ और रगड़ो, तो यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुआ, ऊर्जा डेवलपमेंट हुई। तो एक प्रकार से ऊर्जा हमारे अंदर भी क्या है, ऊर्जा है। हम बोल पा रहे हैं किसकी वजह से, ऊर्जा की वजह से। आप लोगों को पढ़ा पा रहे हैं किसकी वजह से, ऊर्जा की वजह से, ठीक। तो याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स कि ऊर्जा ही एक प्रकार का प्रकाश है, प्रकाश ही एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है और जो हमारे देखने में मदद करती है, राइट। इतनी बात क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर समझेंगे सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक बेटा देखिए, प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले, प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले सभी स्टूडेंट समझेंगे बेटा प्रकाश की ऑप्टिक्स। बेटा जो स्टूडेंट ऑप्टिक्स समझ गया मेरे भाई, ध्यान से सुनना, जो स्टूडेंट ऑप्टिक्स समझ गया यानी कि प्रकाशिकी को समझ गया, तो वो इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी किरण आरेख हैं वो टोटल बना लेगा अच्छी तरीके से। तो आप सभी को यहाँ पर जो टॉपिक है ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश की, इसे अच्छे से कवर करना है, समझना है ध्यानपूर्वक। तो नजर सामने होनी चाहिए, एकदम बहुत मस्ती से समझा के जाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं बेटा प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का मतलब याद रखेंगे कि प्रकाशिकी के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, तो बेटा नंबर 1 किरण प्रकाशिकी और नंबर 2 तरंग प्रकाशिकी। क्या बोले, तो प्रकाशिकी के दो भाग, नंबर 1 किरण प्रकाशिकी और नंबर 2 तरंग प्रकाशिकी। याद रखोगे बेटा यहाँ पर कि जो किरण प्रकाशिकी है इसे किसने बताया था, तो ये बताया था न्यूटन ने। किसने बताया था मेरे भाई, न्यूटन ने बताया था, ओके। आपसे पूछ लिया जाए कि किरण प्रकाशिकी को किसने बताया था, किसने दिया था किरण प्रकाशिकी का सिद्धांत, तो आपको जवाब देना है सर न्यूटन ने, राइट। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। अब ये भी मैं बताऊंगा किस प्रकार। तो देखिए आप कक्षा 6-7 में पढ़ के आते हैं, न्यूटन जी का एक नियम है, न्यूटन जी का एक सिद्धांत है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब हम किसी लकड़ी के या किसी टुकड़ों को, कई टुकड़े जैसे एक सीध में रख लिए जाएं, चाहे वो लकड़ी के टुकड़े हों चाहे वो कागज के टुकड़े हों, ठीक, थोड़ा ध्यान से समझना भाई। जब हम एक सीध में रख लेते हैं और उनके बीच में एक होल हो, मतलब एक छिद्र हो, और जब हम होल द्वारा किसी प्रकाश को देखते हैं, जब हम होल द्वारा, यहाँ पर रखी ये जो मोमबत्ती है आपको दिख रही है, ये प्रकाश है, यहाँ पर ये जल रही है यानी कि प्रकाश दे रही है। तो हम इन होल्स द्वारा इस प्रकाश को देखना चाह रहे हैं। तो न्यूटन ने कहा था जब हम इन होल्स द्वारा प्रकाश को देख पा रहे हैं, जब ये एक सीध में है,
जब ये एक सीध में है तो इस प्रकाश को हम देखे ले रहे हैं अपने नेत्र द्वारा, इस द्वारा तो नेत्र द्वारा, ओके, अपनी आई द्वारा, आंख द्वारा इस प्रकाश को देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो लकड़ी के या किसी कागज के टुकड़े हैं वो उनके अंदर एक हमने छिद्र किया है। देखिए आप इस प्रैक्टिकल को अपने घर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लोग भी तरह तरह के प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक अपने घर पर कर करके देखा करें जरूर, तब उनके क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ करेंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट है वो टोटल कंप्लीट वे में क्लियर हो जाए करेंगे अगर आप अपने घर पर छोटे छोटे प्रैक्टिकल किया करेंगे तो, ठीक है। तो न्यूटन जी ने कहा भाई लकड़ी के या किसी गत्ते के कई टुकड़ों को जब हम एक सीध में रखते हैं और उनके बीचों बीच छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जब हम उन छिद्रों से प्रकाश को देखते हैं तो हमें वो एक सीध में दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है भाई? एक सीध में दिखाई देता है। इसी घटना को लेकर उन्होंने बता दिया कि प्रकाश किरण के रूप में गति करता है। प्रकाश कैसा गति करता है? तो किरण के रूप में गति करता है। और उसी के आधार पर इसका जो नाम इस प्रकाश की का नाम पड़ गया वो क्या हुआ यहाँ पर? किरण प्रकाश की। ठीक, तो न्यूटन जी ने किरण प्रकाश की में क्या बताया, याद रखेंगे सभी बच्चे। क्या कहा था न्यूटन ने? न्यूटन ने कहा कि प्रकाश, ध्यान से सुनना, न्यूटन ने कहा प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या बताया था मेरे भाई न्यूटन ने? तो न्यूटन जी ने बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कोई दिक्कत यहां तक? अभी जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया था सेम उसी प्रकार, तो जब उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया उससे क्लियर कर दिया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब उसके बाद यहां पर नेक्स्ट आए थे हमारे कौन? हाइगेंस। क्योंकि तरंग प्रकाशिकी को बताने वाले कौन थे? तो याद रखना सभी स्टूडेंट, तरंग प्रकाशिकी को किसने बताया था मेरे भाई? तो हाइगेंस ने बताया था। तरंग प्रकाशिकी को हाइगेंस नामक साइंटिस्ट ने बताया था। ओके, आपसे पूछा जाए कि तरंग प्रकाशिकी को किसने बताया? तो हाइगेंस ने बताया। अब उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। तरंग प्रकाशिकी के बारे में हाइगेंस ने क्या कहा? देखिए न्यूटन जी ने तो कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। कैसे करता है मेरे भाई? तरंग के रूप में गमन करता है। ओके, प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है, मतलब ये इसके संचरण की दिशा होती है। प्रकाश इस तरीके से गमन करता है तरंग के रूप में। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आ रहा है सब बच्चों को? ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने, देखिए ध्यान से, इतना समझ में आ गया। तो प्रकाशिकी के कितने भाग? दो भाग। सबसे पहला किरण प्रकाशिकी, दूसरा तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी को किसने बताया बेटा? न्यूटन ने। और तरंग प्रकाशिकी को किसने बताया भाई? हाइगेंस ने। न्यूटन ने यह कहा था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब किरण के रूप में गमन करता है। और हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है, मतलब इस तरह से वो प्रकाश चलता है, तरंग के फॉर्म में चलता है। ठीक, ये इनके थे सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ समझते हैं बेटा किरण प्रकाशिकी के पार्ट। तो किरण प्रकाशिकी में हम कितने चैप्टर्स का अध्ययन करते हैं? सबसे पहले आता है हमारा परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, और तीसरा आता है यहाँ पर वर्ण विक्षेपण। राइट, तो पहले नंबर परावर्तन पढ़ेंगे हम। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद समझेंगे मेरे भाई यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद समझेंगे यहाँ पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ओके, अब तरंग प्रकाशिकी में क्या समझेंगे? तो तरंग प्रकाशिकी में समझेंगे ध्रुवण, विवर्तन और व्यतिकरण। ओके, फिलहाल यहाँ पर आप लोग समझोगे कि जो आपके में क्लास 10th के साइंस में जो फिजिक्स है, उस फिजिक्स में हमारा जो टॉपिक है वो बेटा पहले परावर्तन है, फिर अपवर्तन है, फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत वर्ण विक्षेपण को समझा गया है। इतना ही हमारे यहाँ पर क्लास 10th में। ओके, मतलब अगर बोले तो प्रकाशिकी का पहला पार्ट जिसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं वही हमारे क्लास 10th में है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। बाकी तरंग प्रकाशिकी को हम जब आगे 11th 12th में जाएंगे तब वहां पर ये पूरा प्रकाशिकी वाले पार्ट को पढ़ेंगे। वहां पर ध्रुवण भी पढ़ेंगे, विवर्तन भी पढ़ेंगे और प्रकाश का व्यतिकरण भी पढ़ेंगे। राइट, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को? एनी प्रॉब्लम? ठीक, चलिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक।
क्लास 10th की फिजिक्स का बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा सा ध्यान से समझना सभी स्टूडेंट कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो अगर आपसे मैं कहूं कि आप अपने आसपास की जितनी भी वस्तुएं देख पा रहे हैं सब किसकी वजह है, तो प्रकाश के परावर्तन की बदौलत। भाई प्रकाश का परावर्तन जब हो रहा है तभी तो आप देख पा रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ पर पेन है, तो जब इस पेन पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इस पर प्रकाश टकरा रहा है और टकरा कर उसी माध्यम में वापस जा रहा है, तो इसी प्रकार हम यहाँ पर इस पेन को देख पा रहे हैं कि ये क्या है, पेन है। जिस किसी वस्तु को आप देखते हैं उस वस्तु पर प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो उस वस्तु को नहीं देख पाओगे। जितनी भी हमारे आसपास वस्तुएं हम जिसे देख पा रहे हैं वो सब प्रकाश के परावर्तन का ही कारण है। तो प्रकाश का परावर्तन के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना माय ब्रदर, एकदम शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास ये कोई पात्र है, क्या है, सपोज कोई ये पात्र है, आपको बता रहे हैं यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो नजर सामने होनी चाहिए सभी स्टूडेंट की। मैंने क्या कहा बेटा, कोई वस्तु, एनी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर जब प्रकाश आपतित होता है, टकराता है, तो उस वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ओके, समझ में आ गया सब बच्चों को? ध्यान से सुनेंगे। कोई वस्तु जिस पर प्रकाश टकराएगा और उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ध्यान से सुनिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस पर ये प्रकाश आ रहा है, इस पर टकराया और इससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन है। तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है और उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन में लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, आपतित होती है, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ओके, समझ में आ गया यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन क्या है भाई? तो सिंपल वे में मैंने आपको समझाया प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो याद रखेंगे, जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है या टकराता है, तो उस वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। सबसे पहला आता है बेटा नियमित परावर्तन। स्टूडेंट कभी कभी प्रकाश के परावर्तन में ये बोल देता है कि चिकने पृष्ठ से प्रकाश टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो याद रखो, प्रकाश का परावर्तन तो भाई किसी वस्तु से टकराएगा और उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, ये प्रकाश का परावर्तन है। लेकिन जहां चिकने की बात आ जाती है, चिकने पृष्ठ या चिकनी सतह, किसी से चिकने माध्यम की बात आ जाती है, किसी चिकनी वस्तु की, तो याद रखना उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। आपको चिकनी सतह या चिकना पृष्ठ या चिकनी वस्तु बोलना है तो आप नियमित परावर्तन में बोलेंगे, कुछ इस तरह जो कि हम आपको बना रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे। सपोज ये कोई बेटा यहाँ पर आधार है, अब इस पर प्रकाश आपतित हुआ, समांतर ही आपतित हुआ। कैसा आपतित हुआ भाई? समांतर आपतित हुआ और समांतर ही उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो यही जो घटना होगी वो प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाएगी। ओके, सिंपल वे में आप समझ गए होंगे। तो जब किसी चिकनी वस्तु पर या चिकनी सतह पर प्रकाश समांतर आपतित होता है और उससे टकराकर उसी माध्यम में समांतर ही वापस लौट जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश समांतर ही तो आया और समांतर ही वापस लौट गया, तो यह घटना क्या कहलाएगी माय डियर? नियमित परावर्तन कहलाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक, समझ गए? इतनी बात लिखा हुआ है, वह परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर या चिकनी सतह पर समांतर आपतित होती हैं और उसी प्रकार उससे टकराकर उसी माध्यम में समांतर ही लौट जाती हैं, यह घटना प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाती है। ठीक, अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर बेटा अनियमित परावर्तन। प्रकाश का अनियमित परावर्तन, तो भाई प्रकाश का अनियमित परावर्तन क्या है, इसे आप ध्यान से समझ लोगे। तो देखिए, अभी हमने चिकना पृष्ठ या चिकनी सतह देखी, लेकिन अब हम ऐसा सतह जो खुरदरापाट हो, ऊंचे नीचे हो, मतलब उबड़ खाबड़ हो, सड़क हो, टूटी रास्ता हो, वहां पर भी तो प्रकाश आपतित हो रहा है। तो प्रकाश तो आपतित हर जगह होगा, अगर मुझ पर प्रकाश आपतित हो रहा है तो हो आप पर भी रहा है। बात आ रही समझ में? तो प्रकाश भाई हर जगह आपतित हो रहा है और हर जगह ही प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। जिस किसी वस्तु पर प्रकाश टकराता है, आपतित होता है, वहां परावर्तन की घटना होती है, ये बात याद रखना। अब यहाँ पर क्या, जैसे सुनो, सपोज ये कोई आधार है और इस आधार पर ये प्रकाश, ये कोई वस्तु है या आधार है और इस वस्तु पर प्रकाश आपतित हुआ, तो ये आपतित हुआ और ये आपतित हुआ और ये आपतित हुआ। तो आपको यहाँ पर याद रखना है
कि प्रकाश तो आएगा समांतर, थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई, प्रकाश टकरा रहा है यहाँ पर कैसा, तो समांतर, लेकिन समांतर तो आपतित हो रहा है और जब इससे टकरा कर वापस लौट रहा है उसी माध्यम में, तो भाई समांतर वापस नहीं लौट रहा है। ये बात आपको माइंड में रखनी है। क्या बोले, प्रकाश आपतित तो होता है समांतर, लेकिन समांतर वापस नहीं लौटता है, इससे टकराएगा इधर चला जाएगा, इससे टकराएगा ये चला जाएगा, और इससे टकरा जाएगा ये चला जाएगा, और इससे टकरा जाएगा ये चला जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अगर बोला जाए कि प्रकाश आता तो समांतर है लेकिन जाता समांतर नहीं है। जाता कैसा है, तो याद रखना असमांतर। कैसा जाता है मेरे भाई, असमांतर। तो इसलिए यह घटना क्या कहलाती है, अनियमित परावर्तन कहलाती है। ये देखिए प्रकाश समांतर आया, समांतर तो आया लेकिन समांतर नहीं गया, कैसा गया, असमांतर गया। तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहलाती है। अब इसे 2D पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझें। जब किसी वस्तु पर प्रकाश समांतर तो आपतित होता है लेकिन उससे टकराकर उसी माध्यम में असमांतर वापस लौट जाता है, यह घटना प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहलाती है। यहाँ लिखा हुआ है वह परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें किसी खुरदुरे सतह या समांतर आपतित होती हैं लेकिन उससे टकराकर उसी माध्यम में अलग अलग दिशाओं में वापस लौट जाती हैं, यह प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहलाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है सब बच्चों को? ठीक। अब नेक्स्ट आगे टॉपिक है बेटा हमारा दर्पण। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दर्पण। देखिए कभी कभी स्टूडेंट बेटा यहाँ पर दर्पण को अच्छे से परिभाषित नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन लेकर आया हूं। कुल एक लाइन की परिभाषा है कि दर्पण किसे कहते हैं, तो सभी बच्चों को याद रखना है माय डियर। क्या है, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट एंड बेस्ट परावर्तन ऐसी कौन सी युक्ति है जिस पर से होता है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे कि सर दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिस पर प्रकाश आता है और उससे टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, अर्थात दर्पण पर सबसे अच्छी परावर्तन की घटना होती है। मतलब सुपर परावर्तन की घटना देखने को कहां मिलती है मेरे भाई, तो दर्पण पर ही मिलती है। मतलब चिकने पृष्ठ चिकनी सतह पर ही मिलती है, जिसे हम दर्पण कहते हैं। अब आप बताइए, दर्पण पर प्रकाश आया और दर्पण पर टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो आपको पता होना चाहिए सर जितना प्रकाश आता है दर्पण पर उतना ही लगभग प्रकाश वापस लौट जाता है, और यह जो युक्ति है वो दर्पण कहलाती है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, वह युक्ति जिस पर प्रकाश का परावर्तन लगभग 100% होता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वह युक्ति जो प्रकाश का लगभग 100% परावर्तन कर देती है उस युक्ति को माय डियर क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। एकदम सिंपल बात। वह युक्ति जिस पर प्रकाश का लगभग 100% परावर्तन होता है उस युक्ति को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। वह युक्ति जो प्रकाश का लगभग 100% परावर्तन कर दे, और सिंपली है दर्पण ही प्रकाश का लगभग 100% परावर्तन कर पाते हैं। तो याद रखेंगे वह युक्ति जो प्रकाश का लगभग 100% परावर्तन कर देती है उसे क्या कहते हैं माय डियर, तो दर्पण कहते हैं। अब यहां पर आप समझेंगे, अब इसमें समझेंगे बेटा दर्पण का निर्माण। दर्पण का निर्माण कभी कभी पूछ लेता है कि दर्पण का निर्माण किससे हुआ है, तो आपको जवाब देना है ग्लूकोज से। किससे हुआ है मेरा भाई, ग्लूकोज से। ओके, ग्लूकोज द्वारा दर्पण का निर्माण होता है। किससे, तो ग्लूकोज से। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि दर्पण का निर्माण किससे हुआ है, तो ग्लूकोज से। दर्पण के पीछे जो पॉलिश होती है, पॉलिश याद रखना है किसकी होती है भाई, तो आपको याद रखना है AgBr की, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। किसकी होती है, सिल्वर ब्रोमाइड। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आ रहा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की दर्पण के पीछे क्या होती है, पॉलिश होती है। निर्माण की बात की जाए तो ग्लूकोज, पॉलिश तो AgBr, इसे AgBr को बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, सभी बच्चे समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट यहाँ पर बेटा टॉपिक है हमारा दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार कभी कभी स्टूडेंट से जब हम पूछते हैं कि बेटा दर्पण बताओ, दर्पण किसे कहते हैं, तो नहीं बता पाता, दर्पण के प्रकार पूछते हैं तो दो दर्पण के प्रकार बता देता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। एक्चुअल ऐसा नहीं है। दर्पण के प्रकार कितने हैं, तो याद रखेंगे सभी बच्चे, कितने प्रकार है बेटा, नंबर 1
नंबर एक समतल दर्पण, नंबर दो गोलीय दर्पण। नंबर दो कितने हैं? गोलीय दर्पण। और नंबर तीन कौन सा है माय ब्रदर? तो परवलयाकार दर्पण। सबसे पहला समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण। अगर आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बता रहे हो तो वो बेटा दर्पण के प्रकार नहीं है, बल्कि गोलीय दर्पण के प्रकार है। किसके प्रकार है? गोलीय दर्पण के। तो ये बात आपको नहीं भूलनी है, अच्छे से माइंड में ये कॉन्सेप्ट रखना है कि भाई दर्पण के प्रकार तो वास्तव में तीन होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण। लेकिन यहाँ पर जो उत्तल और अवतल होते हैं वो गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं। राइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं बेटा। सबसे पहला है हमारा समतल दर्पण। सबसे पहला समतल दर्पण, एकदम सिंपल भाषा में बात करेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वह दर्पण जिसका तल समतल होता है, वह दर्पण जिसका तल समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। सिंपल, एकदम सिंपल लाइन की डेफिनेशन है। वह दर्पण जिसका तल समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये बेटा एक क्या है? समतल दर्पण है जिसका तल कैसा है माय ब्रदर? समतल है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये देखिए बेटा, ये सपोज एक दर्पण है और जिसका तल कैसा है भाई? समतल है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? ठीक, कोई दिक्कत? समझ गए सब बच्चे? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा यहाँ पर समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। भाई समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है उसे आप अच्छे से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो चलिए समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन समझाइए। अर्थात जब आपसे पूछेगा परावर्तन के नियम, जब परावर्तन के नियम पूछेगा तब आपको समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन दिखाना होगा और वहां से ही बेटा हम परावर्तन के नियम को समझा पाते हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि ये कोई आपका एक समतल दर्पण है जिस पर ये पॉलिश हो रखी है, जिस पर क्या हो रखी है? तो पॉलिश हो रखी है। अब जब समतल दर्पण पर प्रकाश आपतित होता है, ध्यान से सुनना, जब समतल दर्पण पर प्रकाश आपतित होता है तो इससे टकराएगा और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ओके, तो क्या बोले बेटा? जब समतल दर्पण पर प्रकाश टकराएगा तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। अब इन दोनों के बीच, इन दोनों किरणों के बीच आप यहाँ पर जो किरण देख रहे हैं, इन दोनों किरणों के बीच एक अभिलंब का निर्माण होता है कुछ इस तरह। ओके, एक अभिलंब का निर्माण होता है जिसके पश्चात यहाँ पर ये वाला जो इस अभिलंब और इस वाली जो किरण है, इस किरण को क्या कहते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा बेटा। इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं और इन दोनों किरणों के बीच जो कोण बनता है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो याद रखेंगे सभी स्टूडेंट, ये जो बेटा किरण है इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। क्या कहेंगे भाई? आपतित किरण। याद रखेंगे, किसी वस्तु पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण, किसी वस्तु से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। ये बात आप याद रखना। और ये कौन सी किरण है? तो भाई ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये परावर्तित किरण है। यहां पर आपतित किरण और ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये क्या है? अभिलंब है, जिसे इंग्लिश में बेटा यहाँ पर नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब। ध्यान से समझना सारी बातों को। मैं 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करता हूं बच्चों के साथ, बस बेटा क्लास को अच्छे से देखना शुरू से लेके लास्ट तक, तो प्रॉपर आपको समझ में आएगा, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। ठीक बेटा, इसे कहते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं बेटा इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर समझोगे इंसिडेंट रे फॉर आपतन कोण मतलब इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्लेक्टेड रे फॉर परावर्तन कोण आर मतलब यहां पर ये है रिफ्लेक्ट एंगल आर। कोई प्रॉब्लम? इसे आप याद रखोगे बेटा रिफ्लेक्टेड रे,
रिफ्लेक्टेड रे, यहां पर आर आ गया, तो इसका मतलब है ये आर शो करता है किसको बेटा, परावर्तन कोण को। किसको शो करेगा भाई, परावर्तन कोण को। ध्यान से समझना सभी स्टूडेंट, परावर्तन कोण को। और ये वाला आई मतलब इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इंग्लिश में। तो आई फॉर आपतन कोण मतलब इसे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसलिए ये जो आई है ये शो करता है यहां पर किसे, आपतन कोण को। आपतन कोण को। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ रहे हैं सभी स्टूडेंट? ठीक। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं कि जहां ये तीनों प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, जहां ये तीनों किरणें मिलती हैं, ये आने वाली किरण, जाने वाली किरण और दोनों किरणों के बीच में बनने वाला जो अभिलंब है, वो ये तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं माय डियर, उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं भाई, आपतन बिंदु। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक? जहां ये तीनों प्रकाश की किरणें मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो क्या कहेंगे, आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण, दोनों किरणों के बीच में बनने वाली किरण क्या कहलाती है, अवलंब कहलाती है, जिसे इंग्लिश में हम यहाँ पर नॉर्मल कहते हैं। ओके, ठीक, समझ में आ रहा है सब बच्चों को? आई क्या है तो आपतन कोण है, और आर क्या है तो परावर्तन कोण है। अब यहाँ पर पूछता है कि परावर्तन के नियम बताइए, परावर्तन के नियम कितने हैं? तो भाई अच्छे से समझेंगे, परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम यहाँ पर मैं यही समझा दे रहा हूं, उसके बाद में मैं आपको पूरा डिफाइन करूंगा अच्छे से। थोड़ा नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की, और ध्यान पूर्वक समझोगे। परावर्तन के दो नियम, कितने नियम? तो दो नियम। सबसे पहला नियम क्या होगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, क्या बोले बेटा, पहला नियम, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये है आपतित और ये है परावर्तित, और इसके बीच में अवलंब, तो ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नियम याद रखोगे कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। कोई प्रॉब्लम? बड़े प्यार से आप समझ जाएंगे, शब्दों को देखिए, इक्वेशन देखिए, चित्र देखिए, बस परिभाषा को याद करिए, रटिए मत बेटा, बिल्कुल भी रटना नहीं है। अगर आप रट लेंगे तो एग्जाम में जाकर भूल जाएंगे बेटा, बहुत समस्या होगी लिखने में, इसलिए समझ के याद किया करिए डेफिनेशंस को। तो क्या कहेंगे, जब आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये पहला नियम। और दूसरा नियम, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ये परावर्तन का दूसरा नियम। अब हम इन्हें डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। चलिए, तो यहां पर मैंने अभी बताया बेटा आपको परावर्तन के नियम। क्या बोलेंगे भाई, किसे कहेंगे परावर्तन के नियम? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सर ये तो, परावर्तन के नियम, तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से समझना सभी स्टूडेंट, परावर्तन के नियम क्या है। तो परावर्तन के नियम बेटा आपको माइंड में रखना है। कितने नियम है? तो दो नियम है। पहली बात, सबसे पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ओके, ये पहला नियम हो गया भाई। क्या बोले, तो याद रखना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये पहला नियम। दूसरा नियम, ये पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। एनी प्रॉब्लम यहां तक? अर्थात यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो कोण आई
बराबर होता है कोण आर। ये बेटा आपको याद रखना है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक, तो यहां तक समझ गए होंगे परावर्तन के दो नियम होते हैं। मैंने आपको चित्र सहित भी समझाया, चित्र मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया। ये बेटा यहाँ पर समतल दर्पण है, कोई समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, ठीक है। इस पर ये प्रकाश आ रहा है, इससे टकराया और इससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गया, जिसके उपरांत यहाँ पर इन दोनों किरणों के बीच अविलंब का निर्माण होता है कुछ इस तरह। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों, ये तीनों जिस बिंदु में मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर आने वाली किरण ये क्या हो गई बेटा, आपतित किरण, ओके। और जाने वाली किरण परावर्तित किरण, ये सभी अभी समझे। और ये हमारा क्या है यहाँ पर अविलंब। ये कोण आपतन है, आपतन कोण आई, और ये परावर्तन कोण आर। और इस प्रकार हमने इनके नियम भी यहाँ पर देख लिए, कोई प्रॉब्लम? ठीक, बड़े आराम से आप समझ गए होंगे परावर्तन के नियम कितने होते हैं, तो दो होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं बेटा प्रतिबिंब। बेटा नेक्स्ट समझते हैं प्रतिबिंब। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पर प्रतिबिंब की। देखिए कभी कभी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि बेटा प्रतिबिंब समझाओ, तो वो हालांकि रट तो लेता है कि प्रतिबिंब उसे कहते हैं, परिभाषा सुनाते रहता है, कोई कोई शब्द मिसकॉन्सेप्शन करता है, गलत करता है, जिससे वहां पर वो सही तरीके से सुना नहीं पाता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। लेकिन मैंने आपसे 100 बार बोल दिया बेटा, उसे आप याद रखिए। मैं हर बार, हर अपने लेक्चर में, हर अपने वीडियोज में, हर अपने क्लास में लेकर आता हूं कि रटना किसी को नहीं है, बस ध्यान से समझना है और पढ़ना है और फाइनली याद कर लेना है, रटना नहीं है, बात खत्म। तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, रटी हुई चीजें खासकर भूल जाते हैं, ये बात याद रखें। ठीक, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं थोड़ा अच्छे से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स ध्यान से। जब किसी वस्तु से प्रकाश चलकर आता है, पहले मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। सपोज करिए ये वस्तु है और इस वस्तु पर प्रकाश टकराया और इससे टकराकर अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणों ने एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटा या काटने का प्रयास किया या काटता हुआ आभास हुआ। ठीक, तो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु उस वस्तु पर क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। एनी प्रॉब्लम? तो मैंने क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। दोबारा से फिर समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए और दिमाग में हमेशा के लिए डाल लीजिए कि परावर्तन के बाद यहाँ पर जो हम प्रतिबिंब की परिभाषा समझते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की परिभाषा को हमेशा के लिए कैसे याद रखें। तो ध्यान से समझेंगे, क्या बोले, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार हम प्रतिबिंब की परिभाषा को याद कर सकते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, सबसे पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक मतलब वास्तविकता में काट रही है, वास्तव में प्रकाश की किरणें काट रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और काटती हुई आभास हो रही है मतलब प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है तो थोड़ा समय लेते हैं। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। इस प्रकार हमने अभी अभी प्रतिबिंब को समझा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे कहूं कि भाई यहाँ पर कोई वस्तु, हमारी एक वस्तु रखी हुई है, सपोज ये कोई वस्तु है। अब इससे ये प्रकाश आपतित हुआ, इससे ये क्या हुआ, प्रकाश आपतित हुआ। अब किस पर आपतित हुआ, तो हम यहां पर सपोज कर लेते हैं क्या ये कोई क्या है, समतल दर्पण है या अवतल दर्पण है, किसी भी मिरर को ले सकते हो। तो ये सपोज समतल दर्पण है जिसके एक और पॉलिश हो रखी है। अब इस पर ये प्रकाश आपतित हुआ तो इससे टकराएगा और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, ये तो सब आपको पता ही है, उसी माध्यम में वापस लौट गया। अब होता क्या है यहाँ पर कि इन्हीं प्रकाश की किरणों को सेम टाइम में जब हम पीछे बढ़ाते हैं भाई, जब सेम टाइम में पीछे बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर
ये क्या बन जाता है, इसका इमेज बन जाता है कुछ इस प्रकार। ओके, तो ये इस वस्तु का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ये वस्तु यहाँ पर सपोज ए बी है, तो प्रतिबिंब यहाँ से ए डैश और बी डैश बन जाएगा। जब आभासी है तो सीधा है, अगर ये उल्टा होता तो वास्तविक होता। राइट, कोई प्रॉब्लम? समझ गए होंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा, यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं। देखिए प्रतिबिंब में ही समझ लेते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार का। तो अभी अभी हमने बताया प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। ओके, तो दो टाइप के प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब मैं थोड़ा सा इनको अच्छे से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना सभी स्टूडेंट। अभी अभी मैंने जस्ट बताया है प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला कौन सा प्रकार, तो याद रखेंगे सभी बच्चे, सबसे पहला प्रकार होता है मेरे भाई वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक। दूसरा प्रकार होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। आभासी से नाम आपको स्पष्ट होगा और वास्तविक से भी स्पष्ट हो रहा होगा। वास्तविक का मतलब है जब प्रकाश किरण एक दूसरे को वास्तव में काटती हो, तो वह प्रतिबिंब है उस वस्तु का, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। याद रखेंगे, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, वास्तव में जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं, तो इस प्रकार बना जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और याद आपको ये रखना है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब का मतलब जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। क्या बोले, तो काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये बात आप याद रखना सभी स्टूडेंट। मैंने क्या बताया, तो जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब, और वास्तव में काटती हैं तो वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब याद एक बात रखेंगे, जो प्रतिबिंब आभासी होता है मेरे भाई, हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। इस सी से पहचान लिया, आभासी मतलब लास्ट में ये सी दिख रहा है, इसका मतलब है आभासी। सी और सी फॉर मतलब बेटा यहां पर सीधा, सी फॉर सीधा। एनी प्रॉब्लम? तो जो प्रतिबिंब आभासी होता है वह प्रतिबिंब सीधा होता है, ये बात याद रखना। आभासी सी से आप पहचान लो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा कुछ इस तरह। ओके, अब सीधी सी बात है भैया, जब ये आभासी मतलब सीधा हो गया तो ये तो वास्तव में उल्टा होगा। तो ये जो प्रतिबिंब है वास्तविक, वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ये बात आपको याद रखनी है। एनी प्रॉब्लम यहां तक? तो आज की इस क्लास में मैंने बेटा आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक बताया, और फिर मैंने प्रकाशिकी को समझाया, प्रकाशिकी के सब भाग बताए, और उसके बाद मैंने बेटा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, समतल दर्पण से प्रकाश। तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक लेके आएंगे भाई, समतल दर्पण से प्रतिबिंबों का वर्णन, कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, कितने बनते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। इन सारी बातों पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर देंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को, और पढ़ते रहेंगे एकदम मन लगा के, लगन के साथ।